सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि KH का मान, KH का मतलब हेनरी कांस्टेंट का मान अधिक होने से गैस की विलेयता कम क्यों होती है। ये सवाल आया है कि अगर KH का मान अधिक है जिस गैस के लिए, उस गैस की विलेयता कम होती है। आपको हेनरी के नियम में पढ़ाया गया होगा कि P बराबर होता है, किसी गैस का आंशिक दाब P बराबर होता है KH इंटू X। X जो होता है उस गैस का द्रव में मोल प्रभाज होता है, जिस द्रव में वो गैस घुली है, और KH क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है। मान लीजिए कि दो गैसें हैं, दोनों गैसों के लिए आंशिक दाब का मान समान है, तो P क्या हो गया, नियत हो गया। अब अगर जिस गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान कम होगा, उसके लिए X का मान क्या होगा, अधिक होगा। X क्या है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, उस गैस के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो जिस गैस के लिए मोल प्रभाज ज़्यादा होगा, उसके जो मोल होंगे वो द्रव में ज़्यादा घुले होंगे, उसी का मोल प्रभाज ज़्यादा होगा। तो अगर KH का मान कम होगा तो X का मान ज़्यादा होगा, और X का मान ज़्यादा होने का मतलब उस गैस के मोल जो होंगे वो द्रव में ज़्यादा घुले होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उस गैस की विलेयता अधिक होगी। तो जिस गैस के लिए KH का मान कम होता है, उस गैस की द्रव में विलेयता अधिक होती है। शायद ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है यह है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए मेरे पास एक बॉटल है, इस बॉटल को आप देख ही रहे होंगे, इसमें पानी भरा हुआ है, देख रहे होंगे। अब मैंने इस बॉटल को रख दिया, इसका मुंह देखिए खुला हुआ है, तो इसमें से जो पानी की वाष्प है ये इसके मुंह से निकल रही है, इसे कहते हैं वाष्पन। लेकिन अगर मैं इस के मुंह को ढक्कन से बंद कर दूं, तो ये जो पानी की वाष्प ऊपर उड़ रही है, अब ये बॉटल से बाहर नहीं जा पाएगी। अब ये जो खाली जगह दिख रही है, ये जगह जो खाली दिख रही है, इस यहाँ तक तो पानी दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो खाली जगह दिख रही है, इसमें यह भाप धीरे धीरे इकट्ठा होगी। जब भाप की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भाप धीरे धीरे कन्वर्ट होगी पानी में, मतलब उसका संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि भाप के बनने की दर, मतलब वाष्पन की दर, और भाप के पानी में बदलने की दर यानी संघनन की दर, दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। तो जो ये भाप यहाँ पर इस खाली जगह में भरी है, यह जो वाष्प होती है, यह इस द्रव की सतह पर दाब डालती है, इसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। तो साम्यावस्था भी आपको समझ में आ गया होगा। साम्यावस्था पर किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उसकी सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो देखिए इसी को मैंने लिखा है, किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब वाष्प दाब कहलाता है। जो बात मैंने समझाई है भाई, अगर मैं इसको रखा हूँ तो टेम्परेचर तो इसका फिक्स है, 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री पर ही मैं देख रहा हूँ। 25 डिग्री इसका भी होगा, 25 डिग्री वाष्प का भी होगा। तो यहाँ साम्यावस्था का मतलब भी मैं समझ चुका हूँ। जितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है वाष्पन, उतने क्या होगा यहाँ पर
संघनन होगा, यानी वाष्प जो है पानी में बदलेगी। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब देखिए वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। पहला कारक होता है द्रव की प्रकृति। तो जिस द्रव का क्वथनांक ज़्यादा होगा उसमें वाष्प के बनने की क्रिया तेज होगी, उसमें वाष्पन तेज होगा, और जिसकी भाप ज़्यादा बनेगी उसकी भाप जो होगी वो द्रव की सतह पर ज़्यादा दाब डालेगी। तो जिन द्रवों का क्वथनांक कम होता है उनके अणु आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। क्वथनांक क्या होता है? जिस पर वो उबलता है। तो कम टेम्परेचर पर उबलने का मतलब उसके जो अणु हैं वो आसानी से द्रव की सतह से बाहर निकल रहे हैं, मतलब आसानी से वाष्पित हो रहे हैं। इन द्रवों का वाष्प दाब अधिक होता है। तो इसको याद रखिएगा, जिन द्रवों का क्वथनांक कम होता है उनके अणु आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, निवाष्प अवस्था में चले जाते हैं, और इन द्रवों का वाष्प दाब अधिक होता है। दूसरा होता है ताप। ताप बढ़ाने पर आप जानते हैं वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जब भाप ज़्यादा बनेगी तो ज़्यादा दाब भी डालेगी। जैसे इसी बॉटल को अगर मैं धूप में रख दूं तो ये पानी क्या होगा, तेज़ी से ऊपर उठेगा। जब तेज़ी से इसकी भाप ऊपर उठेगी, यहाँ पर वाष्प ज़्यादा होगी तो बढ़ती जो द्रव है, पानी है, उसकी सतह पर दाब भी ज़्यादा डालेगी। यानी ताप के बढ़ाने से वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले दो कारक थे, दोनों मैंने आपको समझा दिए। अब आपको आगे एक नियम समझना है। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। इसका नियम समझना, राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए का मतलब क्या हुआ? विलयन है तो इसमें आप कैसे विलयन को पढ़ रहे हो? द्रवीय विलयन को पढ़ रहे हो। द्रवीय विलयन का मतलब जिसमें विलायक द्रव हो। तो सबसे पहले आपने द्रव में गैस का विलयन पढ़ लिया। इस पर एक नियम भी आपने पढ़ा जिसको हेनरी का नियम कहते हैं। अब हम लोग द्रव में द्रव का विलयन पढ़ने जा रहे हैं। तो वाष्पशील विलेय का मतलब क्या हुआ? जो इसमें विलेय है वो भी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। क्योंकि वाष्प किसकी बनती है? द्रव की ही वाष्प बनती है। तो इसमें विलेय भी वाष्प द्रव अवस्था में है और विलायक भी वाष्प द्रव अवस्था में है। दोनों की वाष्प बन सकती है। जैसे एक बोतल देखिए, इस बोतल में अगर पानी में मैंने अल्कोहल भी मिला दिया होता तो यहाँ से जब वाष्प उठती तो पानी की वाष्प भी उठती और अल्कोहल की भी वाष्प उठती, और इस जगह में वह वाष्प भर जाती। तो पानी की सतह पर जो यहाँ पर पानी की वाष्प है वो भी दाब डालती, और जो अल्कोहल की वाष्प है वो भी दाब डालती। वाष्पशील विलेय का मतलब जो विलेय है वो भी द्रव में है और जो विलायक है वो भी द्रव में है, और दोनों आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। तो अब हम नियम को समझने की कोशिश करेंगे। वाष्पशील द्रवों के विलयन में मतलब दोनों जो विलेय और विलायक हैं दोनों हैं द्रव, और उनका क्या बना लिया गया? विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब। वाष्प दाब कब उत्पन्न होगा? जब ये वाष्प अवस्था में चले जाएंगे तब वह वाष्प दाब डालेंगे। मतलब आंशिक का मतलब होता है अलग अलग। आंशिक जानते होंगे, अलग अलग। जैसे अगर मैं यहाँ से पानी और अल्कोहल को मिला दूँ तो पानी की भी भाप बनेगी, अल्कोहल की भी भाप बनेगी। तो पानी की भाप यहाँ पर दाब डालेगी, अल्कोहल की भी भाप डालेगी। तो जो पानी की भाप डाल रही उसे क्या कहेंगे? पानी का आंशिक वाष्प दाब। और जो अल्कोहल की वाष्प दाब डाले उसे क्या कहेंगे? अल्कोहल का आंशिक वाष्प दाब। प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। इसे समझने की कोशिश करिए। जैसे इस विलयन में अल्कोहल का जो मूल अंश होगा, यहाँ पर
यहाँ पर जो अल्कोहल का मोल अंश या मोल प्रभाव होगा वो किसके समानुपाती होगा? यहाँ पर जो वाष्प भरी है उसके वाष्प दाब के। यानी अगर अल्कोहल का यहाँ पर मोल अंश ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अल्कोहल का वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। पानी का मोल अंश ज़्यादा होगा तो पानी का वाष्प दाब ज़्यादा होगा। यानी यहाँ जो वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है वो किसके समानुपाती होता है? विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। फिर से मैं नियम समझा रहा हूँ। वाष्पशील द्रवों के विलयन में, यहाँ विलयन है, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। मूल अंश कहाँ लेना है? विलयन में। और वाष्प दाब कहाँ होता है वो तो जानते होंगे, जब वह वाष्प अवस्था में जाएगा तो द्रव की सतह पे जो दाब डालेगा उसे क्या कहेंगे? वाष्प दाब। अब देखिए, अगर हमने इससे में दो वाष्पशील द्रवों को ले लिया है, द्रव एक है और द्रव दो है, दोनों को ले लिया, दोनों की वाष्प बन रही है। यदि किसी विलयन के दो अवयव एक तथा दो हैं जिनके आंशिक वाष्प दाब क्रमशः P1 तथा P2, P1 और P2 क्या हैं? आंशिक वाष्प दाब हैं, तथा विलयन में उसके मूल अंश क्रमशः x1 और x2। तो जो द्रव 1 है उसका आंशिक वाष्प दाब क्या है? P1 है, उसका मोल प्रभाज विलयन में x1 है। जो द्रव 2 है उसका विलयन में मोल प्रभाज x2 है और उसका आंशिक वाष्प दाब क्या है? P2 है। तो P1 किसके समानुपाती होगा? x1 के, क्योंकि नियम वही कहता है प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो द्रव 1 का आंशिक दाब क्या है? P1, विलयन में उसका मोल प्रभाज क्या है? x1। तो P1 समानुपाती क्या हो जाएगा? x1। यह अवयव एक के लिए है। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट क्या है? P1 नॉट या P1 जीरो, इसको पढ़िए। जहाँ P1 नॉट शुद्ध अवस्था में घटक एक का वाष्प दाब है। P1 नॉट क्या है? शुद्ध अवस्था में घटक एक का वाष्प दाब है। जैसे अगर मैं इसमें शुद्ध पानी भरता, शुद्ध पानी, उसमें कुछ ना मिला होता, तो वह जो यहाँ पर उसकी जो पानी की वाष्प बनती है और वह इसकी सतह पे तो जो दाब डालते उसे क्या कहते हैं? पानी का वाष्प दाब। और अगर अल्कोहल भर देता तो यहाँ पर जो वाष्प होती वो जो दाब डालते उसे क्या कहते हैं? अल्कोहल का वाष्प दाब। तो जो शुद्ध अवस्था में किसी पदार्थ का वाष्प दाब होता है वो क्या होता है? किसी विशेष टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। तो जो द्रव 1 है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है? P1 0। अब देखिए अवयव 2 के लिए, अवयव 2 का वाष्प दाब क्या है? P2, और द्रव में उसका मोल प्रभाज क्या है? x2। तो P2 समानुपाती x2, एक इससे लिखा गया है राउल्ट के नियम से। यहाँ पर भी समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे P2 नॉट। तो P2 बराबर होगा P2 नॉट x2। तो यहाँ पर दो वाष्प भरी है, एक 1 की एक 2 की। जो 1 की वाष्प दाब है उसका प्रेशर क्या है? P1 है, और 2 वाली का P2 है। तो डाल्टन का नियम क्या कहता है? डाल्टन का नियम कहता है कि अगर किसी भी बर्तन में आपस में क्रिया ना करने वाली गैसों को भरा जाए तो बर्तन का कुल दाब क्या होता है? उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो डाल्टन की आंशिक दाब के नियमानुसार विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब क्या होगा? P कुल यहाँ लिखेंगे P1 प्लस P2। तो P1 का मान P1 x1 P1 नॉट, P2 का मान x2 P2 नॉट। केवल आगे पीछे हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी विलयन में दो घटक हों तो उनके मोल प्रभाज का योग क्या होता है? 1 होता है। यानी x1 प्लस x2 बराबर 1। तो x1 बराबर क्या होगा? 1 माइनस x2।
तो यहाँ पर x1 का मान मैंने रख दिया 1 माइनस x2। अब इसको गुणा कर लेंगे तो P1 नॉट हो जाएगा माइनस x2 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। x2 कॉमन ले लेंगे तो P2 माइनस P1 नॉट। ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो इसको गुणा करके एक लाइन और लिख लीजिएगा। मैं इसको बल्कि यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, जो बायो वाले हैं उनको हो सकता दिक्कत हो समझने में। P1 नॉट माइनस x2 P1 नॉट और इसको x2 P2 नॉट। तो यहाँ पर देखिए x2 यहाँ पर x2 तो x2 कॉमन हो जाएगा। P2 प्लस है तो उसको मैंने पहले लिख दिया, P1 माइनस है तो बाद में लिख दिया, x2 कॉमन लिख दिया। तो ये तो कुल दाब का फार्मूला आ गया है। अब इसमें एक ग्राफ भी बनता है जिसे आप बना लीजिएगा। ये इस पे मैंने वाष्प दाब देखा है, इस पे क्या देखा है, मोल अंश या मोल प्रभाज्य। इसमें दो द्रव हैं 1 और 2 है, तो यहाँ पर x1 बराबर क्या है 0, x2 बराबर है 1। तो जब x1 0 होगा तो उसका प्रेशर भी 0 होगा, क्योंकि P1 बराबर क्या होता है x1 P1 नॉट। तो ये जो ग्राफ डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये जो ग्राफ डॉट डॉट करके दिखाया गया है, ये सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, ये P1 वाला ग्राफ है। यानी जैसे जैसे जो अवयव एक का मोल प्रभाज्य बढ़ेगा, यहाँ पर x1 बराबर 1 नहीं, शुद्ध अवस्था में हो गया, तो शुद्ध अवस्था में ये हो गया। तो ये किसका ग्राफ है, ये पहले वाले का ग्राफ है, P1 बराबर P1 नॉट x1, ठीक है। और यहाँ पर x2 बराबर 1 है, यानी यहाँ पर अधिकतम वाष्प दाब है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो x2 का मान धीरे धीरे घट के क्या हो रहा है 0 हो रहा है, x1 का मान बढ़ रहा है। तो x2 का मान जब घट रहा है तब उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर भी घटेगा। और ये जब प्रेशर घटेगा तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, P2 का है ग्राफ, यहाँ पर P2 नॉट और यहाँ पर x2 लिख दिया जाएगा। फिलहाल किताब में भी ग्राफ बनाया गया है। तो बाद में जो यहाँ इसका जो ऊपर वाला सिरा है और इसका ऊपर वाला सिरा, इसको मिला देंगे तो ये जो होगा, ये जो ग्राफ बना है ये विलयन के वाष्प दाब का ग्राफ है। तो यहाँ लिखेंगे P कुल बराबर P1 प्लस P2। P कुल मतलब विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना। तो शायद ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।